हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग। लास्ट टॉपिक जो आपका था वो था रफेज एंड कंसंट्रेट के बारे में। अपने क्लासिफिकेशन देखा था, डिफरेंट टाइप के रफेज थे, डिफरेंट टाइप के कंसंट्रेट थे। अब अगर डिफरेंट टाइप के रफेज एंड कंसंट्रेट की अपन को उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है इसको इंक्रीज करना हो तो कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को इंक्रीज किया जा सकता है, तो वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। सो द टॉपिक इज इम्प्रूविंग न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ रफेज। सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है। न्यूट्रिटिव वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी फीड मटेरियल से जो न्यूट्रिशन अपन को गेन हो रहा है, इस न्यूट्रिशन जो गेन हो रहा है उसके परसेंटेज को, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। फॉलोइंग आर द मेथड्स टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ पुअर क्वालिटी ड्राई पाउडर। जो पुअर क्वालिटी के ड्राई पाउडर होते हैं ये मेथड्स है जिनसे इनको इम्प्रूव किया जा सकता है। फर्स्ट इज फिजिकल मेथड, सेकेंड इज केमिकल मेथड एंड थर्ड वन इज फिजियोकेमिकल मेथड। ओके, फर्स्ट है भाई फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या होगा कि बाई लॉज इन तरह से जो है वो फिजिकली अपन कर सकते हैं। सबसे पहले ड्रॉन इन वाटर। वाटर में क्या कर दिया आपने, इनको गीला कर दिया। वाटर से जो है इनको क्या कर दिया आपने, मतलब भिगो दिया। तो जैसे ही वाटर से भिगोगे तो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है इंक्रीज हो जाती है। बॉयल इन वाटर, ऑफकोर्स वाटर में आप किसी चीज़ को बॉयल करोगे तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड थर्ड इज ग्राइंड कट। अगर एक तो आप क्या करोगे, किसी को मतलब पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो बिना कट किए हुए दो, और एक है कि उसको चॉप कर दो, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दो आप कट कर दो, तो इससे भी इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। केमिकल मेथड देख लीजिए, इट हैज़ द फॉलोइंग बाइलोज। इन मेथड से केमिकली कर सकते हैं अपन। एल्कलाइन ट्रीटमेंट, मतलब बेसिक जो है नेचर आपने इंक्रीज कर दी, सॉल्ट डाल दिया उसमें, अमोनिया डाल दिया, एसिड डाल दिया, या फिर गैसेस ट्रीटमेंट कर दिया, तो ये केमिकली मेथड्स है जिससे अपन केमिकली कर सकते हैं। अब फिजियोकेमिकल्स का मतलब हो गया आपको दोनों चीज़ें करनी है, फिजिकल भी करना है और केमिकल भी। तो इसमें यूज़ लेते हैं अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जनरल है चीज़ें, आपको याद रखनी है कि केमिकल में कौन से यूज़ ले सकते हैं, अमोनिया यूज़ ले सकते हैं, एसिड यूज़ ले सकते हैं, बेस यूज़ ले सकते हैं, और सॉल्ट जो होता है वो यूज़ ले सकते हैं, गैसेज यूज़ में ले सकते हैं। फिजिकली आपने पानी के साथ गर्म कर दिया या फिर इसको चॉप कर दिया। ओके, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करते ये क्या हो जाएगा, फिजियोकेमिकल मेथड हो जाएगा। So in chemical treatment of straw, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, अमोनिया से ट्रीट कर सकते हैं। दीज थ्री स्ट्रॉ देन दे वर्क एट द रेट ऑफ 2.5 kg ऑफ 100 kg। मतलब अगर आपको 100 kg स्ट्रॉ को ट्रीट करना है तो आपको NaOH, CaOH2 या फिर जो अमोनिया होगा वो कितना लेना पड़ेगा, 4.5 kg लेना पड़ेगा। 100 kg के लिए कितना लेना पड़ेगा, 4.5 kg लेना पड़ेगा। अब देख लेते हैं अपन ट्रीटमेंट बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड। टू ट्रीट सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 hour straw is immersed in 10 liter of water, a solution of 1.5% of NaOH। यहाँ पे आवर नहीं होगा, मे बी kg होना चाहिए। ओके, सो 1 kg जो है आपको क्या लेना है, स्ट्रॉ लेना है, और उसको 10 लीटर पानी जो है जिसमें कितना NaOH है 1.5%, NaOH के साथ में क्या करना है, डुबाना है। तो उसमें जैसे ही आप डुबाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अमोनिया में, अमोनिया अगर आप ले रहे हो तो 4 kg अमोनिया लेना है आपको 100 kg पे। कितना लोगे, 100 kg पे 4 kg आपको अमोनिया लेना है और इसमें आपको इमर्स करना है। अमोनिया में कितना लोगे, 4 kg। नेक्स्ट यूरिया। यूरिया जो होता है हमेशा 4% होता है, ये आपको याद रखना है। RCDF में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, RCDF में आपको पूछा गया था हाउ मच परसेंटेज ऑफ यूरिया इज यूज्ड एज ए केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्ट्रॉ। तो स्ट्रॉ के ट्रीटमेंट के लिए यूरिया जो होता है कितना लेते हैं, 4% लेते हैं। इन दिस मेथड 100 kg स्ट्रॉ जो है उसमें 4 kg यूरिया लेना है इन 80 लीटर ऑफ वाटर। इसमें 80 लीटर पानी में आपको 4 kg यूरिया लेना है। बाय दिस
CP इंक्रीजेज 3 to 8% और TDN जो होता है वो 40 से 55% तक इंक्रीज हो सकता है। मतलब क्रूड प्रोटीन जो है इससे कितना इंक्रीज हो रहा है, 3 to 8%, ये इंक्रीमेंट है। और TDN जो है वो कितना इंक्रीज हो जाता है, आपके 40 to 55% तक आपका TDN भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया आपका यूरिया ट्रीटमेंट। यूरिया ट्रीटमेंट में आपको कितने परसेंट लेना है, 4%, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूरिया। यूरिया अगर अपन ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूरिया ट्रीटमेंट ही करते हैं। ओके, सो आपको यूरिया ट्रीटमेंट के फायदे देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, सबसे पहली चीज़ तो अच्छा, एक RCDF में क्वेश्चन आया था कि नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है, तो यहाँ पे देख लो नाइट्रोजन को आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। नाइट्रोजन को कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में जो रेशियो है वो भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन स्ट्रॉ, नाइट्रोजन इसमें यूरिया में नाइट्रोजन होता है, तो स्ट्रॉ में अपन नाइट्रोजन भी इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ क्रूड प्रोटीन, नाइट्रोजन अगर इंक्रीज होगा तो प्रोटीन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि नाइट्रोजन इंटू 6.25 जेल्डाल मेथड से नाइट्रोजन कैलकुलेट की थी, और 6.25 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रूड प्रोटीन जो होता है इसकी अपन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे CP और जो DCP होता है वो भी इंक्रीज हो सकता है। इंक्रीज टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, अगर जो TDN होगा वो भी इसका इंक्रीज हो जाएगा, और डाइजेस्टिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किससे, यूरिया से। मतलब आपने अगर यूरिया को स्ट्रॉ में ऐड कर दिया तो इसके बाद में एक तो डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज हो गई, है ना, नाइट्रोजन इंक्रीज हो गया, CP इंक्रीज हो गया, DCP इंक्रीज हो गया। ओके, सो देखिए CP, नाइट्रोजन, DCP और डाइजेस्टिबिलिटी, ये चारों फैक्टर जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब एक क्वेश्चन जो कि RCDF में आया था, RCDF का जो एग्जाम था उसमें देखिए क्वेश्चन आया था, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इन यूरिया फॉर्मूला what is the ratio of molecular weight of nitrogen and oxygen, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनका रेशियो जो होता है यूरिया में कितना होता है, ये इसमें पूछा गया है। तो देखिए यूरिया में कितना होता है अपन देख लेते हैं। फॉर्मूला जो था वो कुछ इस टाइप से था, NH2C डबल बॉन्ड ONH2। ओके, सो नाइट्रोजन कितना है, 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं, 1। ओके, नाइट्रोजन जो होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 14 × 2 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 18 रेशियो 16, 4 का डिवाइड करो, इसमें 4 का डिवाइड हुआ 7 बार, और इसमें 4 का डिवाइड हुआ 7, रेशियो 4 जो था उसका आंसर था। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है वो RCDF का एग्जाम जो था उसमें पूछा हुआ है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ के जो ट्रीटमेंट होता है वो किस किस टाइप से होता है, इनके मेथड्स जो होते हैं उनमें देख लेते हैं। सबसे पहले अगर लो डाइजेस्टिबिलिटी हो, अगर डाइजेस्ट कम हो रहा हो, डाइजेस्टिबल परसेंटेज जो है वो कम हो, तो आप इसमें क्या ऐड करोगे, अमोनिया ऐड करोगे। ओके, डाइजेस्टिबिलिटी कम हो तो क्या हो गए, अमोनिया ऐड। अगर फर्मेंटेबल नाइट्रोजन कम है, इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन इंक्रीज कैसे कर रहे थे, उसमें यूरिया ऐड कर दो। यूरिया ऐड करते ही नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाएगी, नाइट्रोजन इंक्रीज होते ही CP जो होता है यानी कि क्रूड प्रोटीन जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। लो बाईपास प्रोटीन, अब बाईपास प्रोटीन मैंने ऑलरेडी बताया था, बाईपास प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो कि रूमन से बिना डाइजेस्ट हुए एबोमिज्म में चला जाता है। क्लियर, रूमन से बिना पाचन के, बिना डाइजेशन के क्या चल जाएगा, एबोमिज्म में। क्लियर। नेक्स्ट इज, तो प्रोटीन अगर इंक्रीज करना है तो उसमें ऑयल केक्स यानी कि खल का एक और नाम होता है ऑयल केक। ओके, सो ऑयल केक इसमें ऐड करते ही उसमें बाईपास प्रोटीन जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब फैट अगर इंक्रीज करनी है तो ऑयल पिलाओ,
फाइबर इंक्रीज करने हैं तो लेग्यूम फॉडर खिलाओ, मिनरल्स अगर कम है तो मिनरल सॉल्ट दो, एंड अगर फीडिंग डेगनाला डिजीज है, डेगनाला डिजीज कैसे होती है मैंने आपको बताया था, राइस पैडी स्ट्रॉ जो होता है अगर ज़्यादा दोगे तो क्या हो जाएगा, डेगनाला डिजीज हो जाएगी। तो उस टाइम में आपको क्या करना है, सल्फर ऐड करना है बाय ड्राइंग द स्ट्रॉ। स्ट्रॉ को क्या कर दिया, सुखा दिया और उसमें आपने क्या डाल दिया, सल्फर डाल दिया। तो इससे भी क्या हो सकता है, आपका डेगनाला डिजीज जो होती है वापस क्योर हो सकती है। तो ये सिंपल से कुछ मेथड्स है, कुछ डिजीज है, कुछ डेफिशिएंसी है, और उनमें आपको क्या क्या मटेरियल्स ऐड करने हैं वो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। ओके, ओके, नेक्स्ट इज मेन सोर्स ऑफ यूरिया। यूरिया जो होता है ये अपन को कहाँ से ऑब्टेन होगा, उनके सोर्सेज देख लेते हैं। सो यूरिया इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेस्ट मटेरियल इन द राशन ऑफ रूमिनेंट। ये एक वेस्ट मटेरियल होता है लोगों के लिए। यूरिया अपन जो ह्यूमन होता है यूरियोटेलिक होता है, तो ऑफकोर्स यूरिया जो होता है उनसे एक्सक्रीट होता है। सो यूरिया इज द वेस्ट मटेरियल। यूरिया क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, लेकिन ये एनिमल फीड में काम ले सकते हैं नाइट्रोजन को इंक्रीज करने के लिए। ओके, क्योंकि ये उस नाइट्रोजन को किस में चेंज कर सकते हैं, प्रोटीन में चेंज कर सकते हैं एनिमल्स। ओके, सो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेस्ट मटेरियल है रूमिनेंट एनिमल्स का। वो शुड बी फेड यूरिया रूमिनेंट एनिमल काफ whose एज इज मोर देन 6 मंथ। यहाँ पे याद रखना है, जो भी काफ अगर यूज करते हैं काफ में, तो उसकी मिनिमम एज जो है वो 6 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। Who should not feed यूरिया, नॉन रूमिनेंट में आपको यूरिया नहीं देना है, और जो काफ है जो कि 6 मंथ से कम है उसको भी आपको यूरिया नहीं देना है। तो यूरिया किसको देना है, यूरिया देना है कैटल, और कैटल में अगर आप काफ को दे रहे हो तो काफ में वो कितने होना चाहिए भाई, 6 मंथ से ज्यादा एज का होना चाहिए। ओके, अब किसको नहीं देना है, तो नॉन रूमिनेंट्स, नॉट गिवन, नॉट गिवन, किसको नहीं देना है, नॉन रूमिनेंट्स जो है उनको नहीं देना है। और अगर 6 मंथ से अगर एज जो है एनिमल्स की वो 6 मंथ से क्या है, कम है, तब भी आपको नहीं देना है कैटल की। ओके, सो यहाँ पे किसको देना है किसको नहीं देना है, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा भी जाता है। तो क्वेश्चंस देखिए किस टाइप से आता है, यूरिया इज गिवन टू विच एनिमल एज ए फीड न्यूट्रिएंट इंप्रूवर। तो किस में, कौन से एनिमल में अपन को यूरिया जो होता है वो दे सकते हैं। एग्जाम्पल आपको दे दिया, सीप, रुकिए, फर्स्ट आपको दे दिया ऑप्शन पिग, बी ऑप्शन दे दिया डॉग, सी ऑप्शन इज कैटल, एंड डी ऑप्शन इज न्यूबॉर्न काफ। सो यहाँ पे एक जनरल चीज आपको दिख रही है कि पिग एंड डॉग तो नॉन रूमिनेंट्स है, तो इनमें तो आप यूरिया नहीं दे सकते। न्यूबॉर्न काफ है, इसका मतलब क्या हो गया, एज क्या हो गई इसकी 6 मंथ से कम, तो इसमें भी नहीं दे सकते। तो बचा क्या आपका सी ऑप्शन यहाँ पे कि यूरिया जो होता है एज ए फीड मटेरियल, एज ए फीड इम्प्रूवर जो होता है किस में दे सकते हैं अपन, कैटल में दे सकते हैं। क्लियर है आपकी चीज। नेक्स्ट देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिया। यूरिया जो होता है इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नाइट्रोजन जो होता है इसमें कितना होता है भाई, 96.6% होता है। कितना होता है, 96.6%। कैसे निकालते हैं ये, इनमें 28 ग्राम जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, एंड 60 ग्राम टोटल वजन होता है, इंटू 100 कर लो, आपके पास में आंसर हो जाएगा। ओके, कैसे कैलकुलेट किया, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, मॉलिकुलर वेट निकाला आपने, नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना हो गया 28, और टोटल करके देखोगे तो आपका आएगा 60। कैसे, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन का कितना हुआ 28 प्लस
हाइड्रोजन कितने हैं 4, कितना हुआ 4, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 ही होता है। कार्बन का होता है 12 प्लस एक ऑक्सीजन का हो गया 16, 16 और 12 28, 28 और 28 56, 56 और 4 60, तो टोटल वेट कितना हो गया 60 एंड 28 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन। सो यहाँ पे जनरली अपन कह सकते हैं वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन weight of urea into 100 is the percentage of nitrogen present in urea. Okay, all minerals are deficient, इनमें कोई भी मिनरल्स नहीं होते। the amount of energy is zero, सबसे बड़ी चीज आपको एनर्जी जो होती है उससे नहीं मिलेगी। ये क्या कर रहा है ओनली दूसरों की डाइजेस्टिबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा, खुद सिर्फ नाइट्रोजन दे रहा है। ओके 100% यूरिया इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। अमोनिया जो होता है मतलब डाइजेशन जो होगा इसका 100% इसका डाइजेशन हो जाएगा। तो क्लियर हो गई आपकी चीज़ें, एनर्जी जीरो है तो अपन को कोई ज़्यादा इम्प्रूव ओनली क्या कर रहा है एज ए फीड इम्प्रूवर यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट पूरा का पूरा डाइजेशन हो रहा है इसका। ओके यूरिया जो है वो वेस्ट नहीं बन रहा है अपने बॉडी में जाकर के, ये वेस्ट मटेरियल जो है वो किस में हो रहा है अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे ये हो गई यूरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स। फैक्टर अफेक्टिंग यूरिया यूटिलाइजेशन, यूरिया यूटिलाइजेशन से रिलेटेड जो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। फॉर गुड यूटिलाइजेशन ऑफ यूरिया द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन टू सल्फर इन द फूड शुड बी 10:1। अब इसमें एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अगर आपको यूरिया की एफिशिएंसी जो होती है गुड यूटिलाइजेशन ऑफ यूरिया, अगर आपको यूरिया जो है वो अच्छे से यूज करना है तो आप आपको यूरिया के साथ साथ जो है वो सल्फर भी देना पड़ेगा और इसका जो रेशियो है वो नाइट्रोजन और सल्फर का रहना चाहिए 10:1। ये आपको याद रखना है। यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन होता है लेकिन आपको सल्फर भी साथ में देना होगा, तो नाइट्रोजन और सल्फर जो होते हैं इनका रेशियो कितना रहना चाहिए 10:1 रहना चाहिए। द रेशियो ऑफ स्टार्च टू यूरिया इन फूड शुड बी 10:1। अब आप क्या कर रहे हो, कितने खाने में कितना फीड मटेरियल में जो यूरिया एंड स्टार्च का जो परसेंटेज रहता है वो कितना रहना चाहिए 10:1 होना चाहिए। ओके दैट मीन्स अगर 1 kg आप क्या ले रहे हो कोई स्ट्रॉ या फीड मटेरियल ले रहे हो तो उसमें 100 ग्राम तक यानी उसका 1/10 जो पार्ट होता है वो आपको क्या लेना है यूरिया लेना है। द अमाउंट ऑफ क्रूड प्रोटीन इन द फूड शुड बी मोर देन 13%। इसमें जो फूड मटेरियल जो होता है उसमें आप जो मतलब जो इसका क्रूड प्रोटीन होता है जो कि नाइट्रोजन के कारण होता है वो कितना होना चाहिए 13% से ज़्यादा होना चाहिए। द कंसंट्रेशन ऑफ रूमिनल अमोनिया इज ग्रेटर देन 5.8 mg ऑफ 100 ml। 100 ml में 5.8 मिलीग्राम से ज़्यादा क्या होनी चाहिए अमोनिया होनी चाहिए। द एडेप्टेशन टाइम फॉर यूरिया फॉर रूमिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज 2 to 4 वीक्स। जो यूरिया के लिए जो रूमन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको लगभग 2 से 4 वीक लग जाते हैं समझने में कि भाई कोई नया पदार्थ आया है, कोई नया मटेरियल जो है वो रूमन में आया है। क्लियर। नेक्स्ट इज व्हेन विल यू से यूरिया पॉइजनिंग। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो है अब यूरिया आपने ज़्यादा दे दिया है, दिस इज द यूरिया पॉइजनिंग। अब यूरिया आपके लिए पॉइजन यानी कि टॉक्सिक मटेरियल की तरह वर्क करेगा। सो when the concentrate of ammonia in the rumen is greater than 80 mg in 100 ml, मतलब नॉर्मल कितना होता है देखो, नॉर्मल होता है 5.8 mg और ये बढ़ करके 80 mg तक हो गया, 80 mg तक हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगी यूरिया पॉइजनिंग हो जाएगी। एंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन द ब्लड में अगर 1 mg से ज़्यादा जो है वो क्या हो गया अमोनिया हो गया। देखो अमोनिया रूमन में 80 mg ज़्यादा हो गया और ब्लड में अगर 1 mg ज़्यादा हो गया दैट इज कॉल्ड यूरिया पॉइजनिंग। अब यूरिया का अगर पॉइजनिंग हो गई है तो आप ट्रीटमेंट क्या दोगे, तो देखो यूरिया जो होता है वो होता है बेस। यूरिया क्या होगा बेस होगा। तो अगर बेस को न्यूट्रलाइज करना है तो हमेशा बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको देना होता है एसिड। बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या देना होगा एसिड। तो एसिड आप क्या दोगे, एसिड देंगे हम विनेगर
सिरका जो बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, विनेगर, सिरका, इसका अदर नेम जो होता है वो होता है एसिटिक एसिड, आपको देना पड़ेगा एज ए एसिड। ओके, तो बेस है, अगर यूरिया पॉइजनिंग हो गई है तो आप क्या दो, इसको एसिड दे दो। क्लियर? तो कितना देना है, 5 लीटर ऑफ विनेगर, अगर गिव 20 to 40 लीटर ऑफ कोल्ड वाटर, या तो आप इसको 20 से 40 लीटर तक ठंडा पानी दो, और या फिर आप क्या दो, 5 लीटर तक विनेगर जो है पानी वो दे दो। अब है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होता है वो किस किस टाइप से हो सकता है, 3 अपन ने ट्रीटमेंट देख लिए, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल। अब लास्ट अपन इंप्रूव करने के लिए देख लेते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होता है उसमें आप क्या दो, एंजाइम ट्रीटमेंट होता है, जिसमें ऑफ सेलुलोज सॉल्यूशन पे 25 mg पर 100 kg स्ट्रॉ में आप क्या कर दो, एंजाइम ट्रीटमेंट कर दो। ओके, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं फर्मेंटेशन। कट द स्ट्रॉ इनटू स्मॉल पीसेस, कट करना है, जो भी स्ट्रॉ जो होगी उसको क्या करना है, अलग अलग पार्ट्स में कट करना है। ऐड करना है इसमें 3 to 5% NaOH, क्या ऐड कर दिया, 3 to 5% NaOH, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। ओके, कीप द मेजरमेंट ऑफ 120 डिग्री सेंटीग्रेड इट फॉर 15 मिनट। अब इसके बाद में इसको रखना है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने मिनट के लिए, 15 मिनट्स के लिए। ओके, ऐड वाइट रोट मिल्ड्यू मशरूम, ये सब क्या होते हैं, ये फर्मेंटेशन के लिए क्या होते हैं, एल्गी होते हैं, मशरूम होते हैं। ओके, तो इसमें अब आपको ऐड क्या करना है, रोट मिल्ड्यू, और साथ में आपको मशरूम इसमें ऐड करना है। क्या ऐड कर दिया, मशरूम ऐड कर दिया। ओके, एंड देन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करने हैं फर्मेंटेशन के लिए वो ऐड कर दिए। इट डिकम्पोज द लिग्निन, ये लिग्निन को डिकम्पोज करेंगे, और लिग्निन अगर डिकम्पोज हो जाएगा, लिग्निन अगर डिकम्पोज होगा तो फीड की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, फीड न्यूट्रिटिव वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे एक फर्मेंटेशन प्रोसेस बताई है। फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होती है, सिंपल सा अपन कह सकते हैं, जो यीस्ट होते हैं, जो फंजाई होते हैं, उनसे क्या करवाना है, भोजन को सड़ाना है। अब सड़ने से क्या होगा, यहाँ पे जो लिग्निन उसकी वॉल होती है वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, और फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो कैसे इंक्रीज करोगे, सबसे पहले आपने डाल दिया उसमें, उसको कट कर दिया, चॉप कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, 3 to 5% NaOH डाल दिया। इसके बाद में आपको रखना है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उबालना है 15 मिनट के लिए। फिर आपने इसमें मिल्ड्यू, रॉट मिल्ड्यू या मशरूम जो है वो डाल दिया। इससे क्या हो जाएगा, लिग्निन डिकम्पोज हो जाएगी, और लिग्निन डिकम्पोज होते ही फीड की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हो गई बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं, इनसे किस टाइप से अपन जो ट्रीटमेंट होता है इसका वो कर सकते हैं। ओके, एक बार देख लो, ये इंपॉर्टेंट है फर्मेंटेशन प्रोसेस कि कैसे क्या ऐड करना है, और ये भी इसमें कुछ नहीं आया समझ में तो पूछ लेना। रॉट मिल्ड्यू ऐड करना है, मशरूम ऐड करना है, इससे लिग्निन जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, एंड फीड की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। देख लो एक जल्दी से एक बार, है ना। तो इसमें आपको ये याद रखना है। तो ये आपका हो गया जो रफेज एंड इनके जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो किस किस टाइप से इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि किस टाइप से अपन फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, केमिकल ट्रीटमेंट होता है, एंड फिजियोकेमिकल, एंड लास्ट अपन ने देखा यहाँ पे बायोलॉजिकल। फिजिकल कैसे होगा, फिजिकल में आपने या फिर तो पानी में उबाल दिया, पानी में बहा दिया, या फिर इसको अच्छे से कट कर दिया। केमिकल ट्रीटमेंट में आपने एल्कली ऐड कर दिए, एसिड ऐड कर दिए, अमोनिया ऐड कर दिया, इस टाइप से हो सकता है। और तीसरा आपने देखा फिजियोकेमिकल, जिसमें NaOH ऐड करना है, और चौथा अपन ने देखा बायोलॉजिकल, जिसमें अपन ने फर्मेंटेशन करवाया वाइट रॉट मिल्ड्यू या फिर मशरूम की वजह से। तो ये आपका हो गया कि किस टाइप से अपन न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होते हैं किसी भी रफेज की वो किस टाइप से अपन इंक्रीज कर सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।